दोस्तों एक बार फिर हमारे चैनल फिजिक्स पाओ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसे आप लोगों को पता है कि हम 12th की हिंदी मीडियम की फिजिक्स और नीट आईआईटी और इंग्लिश मीडियम की 12th के जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं उनका हल करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते रहते हैं और आसान तरीके से और पूरा विस्तार पूर्वक। ठीक है, उसी क्रम में काफी बच्चों की हमारे स्टूडेंटों की रिक्वायरमेंट थी कि गुरुजी वनडे एग्जाम के लिए भी आप कोई वीडियो बनाएं और उनका बहुत जल्दी एक एग्जाम है रेडियो ऑपरेटर का, तो इसलिए उन लोगों ने हमसे कहा तो हमने कि बिल्कुल बनाएंगे। तो उसी क्रम में आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर एक वीडियो बना रहे हैं और मुझे भरोसा है कि यदि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी भी सेट में पूछा जाएगा, तो इस वीडियो से अलग नहीं आएगा, ये मेरा पूर्णतः विश्वास है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे हुए उस टॉपिक का, और टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां क्या होती हैं मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, ट्रांजिस्टर है, पीएन संधि डायोड है, ठीक है, रेक्टिफायर है जैसे डिस्टकारी कहते हैं हिंदी में, ठीक है, और एलईडी है। ये सब जो है इस तरह के जितने भी ये डिवाइस हैं वो सब कौन सी डिवाइस बोली जाती है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहलाती है। याद रखना, नॉर गेट, और गेट और जितने भी लॉजिक गेट्स आते हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही होती हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां होती हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं, और इंग्लिश में भी चलो लिख देते हैं, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस युक्तियां, इलेक्ट्रॉनिक। तो इसकी जो हम स्टार्टिंग करते हैं वो करते हैं सबसे पहले हम अर्धचालक से। ठीक है, अर्धचालक क्या होते हैं, फिर इनसे किस प्रकार से ट्रांजिस्टर बनते हैं, किस प्रकार से जंक्शन बनते हैं, इन सब पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो जरा आप समझिए, हम इनका क्लासिफिकेशन समझाते हैं। ध्यान दें, पदार्थ, आप लोगों ने सुना होगा पदार्थ, इंग्लिश में इसे मैटर बोल देते हैं। पदार्थ आपने अवस्था के आधार पर पढ़े होंगे साहब, ठोस, द्रव, गैस, है ना। इसी प्रकार से आज हम चालकता के आधार पर बांट रहे हैं। चालकता और वो भी चालकता कौन सी? चालकता भी दो प्रकार की होती है, एक ऊष्मा चालकता, एक वैद्युत चालकता। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वैद्युत चालकता की। ठीक है, तो वैद्युत चालकता के आधार पर भी पदार्थ कै प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं चालक, जिन्हें केमिस्ट्री की भाषा में धातु कह देते हैं। दूसरे होते हैं अचालक, जिन्हें केमिस्ट्री की भाषा में क्या कह देते हैं? अधातु कह देते हैं। और एक होते हैं इन दोनों के बीच में, क्या कहते हैं उन्हें? अर्धचालक, और केमिस्ट्री की भाषा में क्या कह देते हैं मेरे बेटा? उपधातु। तो मेरी बात समझिए, हम लोग बात जो करने जा रहे हैं अर्धचालक में बात कर रहे हैं। एक मिनट, इनकी इंग्लिश भी लिख लेते हैं हम। कंडक्टर, और इन्हें क्या कहते हैं हम? सेमी कंडक्टर। और अचालक को क्या कहते हैं भैया? इंसुलेटर। इन पर बात करें बेटा। चालक क्या होते हैं? चालक वो पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और धारा आसानी से बह जाती है, विद्युत धारा आसानी से बह जाती है। और अचालक क्या होते हैं? जिनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो इनमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, और दूसरी बात, अब अर्धचालक क्या चीज है? अर्धचालक वो पदार्थ है जिनकी चालकता कौन सा गुण होता है किसी पदार्थ का? चालकता वो गुण होता है, और यहाँ चालकता मतलब विद्युत चालकता से चालकता वो गुण होता है किसी पदार्थ का जिसके कारण उसमें करंट बहने की प्रवृत्ति होती है। चालकता जितनी ज्यादा होगी विद्युत धारा उतनी आसानी से बहेगी, चालकता जितनी कम होगी विद्युत धारा उतनी परेशानी से बहेगी। ठीक है, तो अर्धचालक पर यदि हम बात करें तो अर्धचालक क्या है? अर्धचालक ऐसे पदार्थ हैं जिनकी चालकता चालकों से तो क्या है? कम है, परंतु अचालकों के बीच में है, उन्हें हम क्या करें? अर्धचालक। तो समझ में आ गई बात, अर्धचालक क्या है? अब अर्धचालक दो प्रकार की हैं भाई। वो दो प्रकार कौन सी हैं बेटा? वो एक है निज या शुद्ध अर्धचालक, निज या शुद्ध अर्धचालक, अर्धचालक। ठीक है, और दूसरे कौन है? वह है या अशुद्ध अर्धचालक।
ठीक है। निज, निज को इंग्लिश में कहते हैं इंट्रिंसिक, या को क्या कहते हैं, और प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर में शुद्ध। दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं एक्सट्रिंसिक और इम्प्योर, इम्प्योर मीन्स अशुद्ध, सेमी। अब बाह्य अर्धचालक फिर दो प्रकार के होते हैं, और मजबूरी है कि नीचे दिखाऊं तो हो सकता है वीडियो में कट जाए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इन्हें आपके लिए डिवाइड कर दिया। एक कौन से होते हैं बेटा, एन टाइप अर्धचालक या सेमीकंडक्टर कह दो इंग्लिश में, और दूसरे कौन से होते हैं, पी टाइप, पी टाइप। दो बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देना मेरी बात को, कि बेटा अचालक में जो धारा बहती है, कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाती है, क्यों बहती है, तो आप लिख देंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, मतलब किसके कारण बहती है, क्यों बहती है, क्योंकि इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और किसके कारण बहती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। किस कारण बहती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। बशर्ते ध्यान ये रखना कि मेरी वीडियो को स्किप मत करना, स्किप कर देंगे तो बहुत से फंडामेंटल क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपसे छूट जाएं। ठीक है, आराम से देखना, 2-3 बार देखेंगे बिल्कुल याद हो जाएगा, ये मेरा भरोसा है। ठीक है, और अचालक में करंट क्यों नहीं बहती है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं। और बेटा अर्धचालक में क्यों बहती है करंट, मेरी बात एक समझ लो, अर्धचालक में दो चीजें होती हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, उनके साथ एक चीज और होती है, होल, जिन्हें कोटर भी कह देते हैं, कोटर, कुछ लोग इन्हें रिक्तियां भी कहते हैं, इनके कारण बहती है। तो आपने एक बात ध्यान रखना कि अर्धचालक में जो धारा बहती है मेरे बेटा, वो दो चीजों के कारण बहती है, एक इलेक्ट्रॉन के कारण, एक होल के कारण। होल क्या कह देते हैं, कोटर भी कहते हैं। ठीक है, मेरी बात समझना, और याद रखना होल का वही रोल है विद्युत में जो किनका रोल होता है, इलेक्ट्रॉन का। बात समझ में आई। बशर्ते अंतर यह है कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज होता है, उतना ही होल पे किसका होता है, प्लस का चार्ज। 1.6 गुणा 10⁻⁻19, माइनस का लिख दोगे ब्रैकेट में उसके तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा, और यदि आप प्लस का लिख दोगे उसे तो किनका हो जाएगा, होल का। और एक बात और बता देता हूं, जब बात चली रही है, आप लोग सभी जानते हैं, जैसे ये कोई तार है, इसमें धारा इधर बह रही है, तो पता है इलेक्ट्रॉन किधर चलेंगे, इलेक्ट्रॉन धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं, और इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं, माइनस के। परंतु यदि हम बात करें होल की, तो होल की डायरेक्शन कहां होगी, उसके जस्ट विपरीत होगी, मतलब होल की डायरेक्शन विद्युत धारा के फेवर में होती है, उसी तरह होती है, याद रखना। ठीक है, अब दूसरी बात, एक दूसरी बात यदि हम करें, दूसरी बात क्या है भाई, दूसरी बात, एक बात और याद रखना, जितने भी होल होते हैं वो कभी भी अर्धचालक से बाहर नहीं निकल पाते हैं, अर्धचालक के अंदर ही होते हैं। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन पूरे सर्किट में घूमते हैं। अब मैं एक बात तुम्हें समझा रहा हूं, क्या बात समझा रहा हूं भाई, मेरी बात ध्यान दें आप, कि अर्धचालक पर जो हमने अभी बात परिभाषा दी थी, तो हमने ये बताई थी कि भैया अर्धचालक वो पदार्थ हैं जिनकी चालकता चालकों से अधिक परंतु अचालकों से ज्यादा होती है, अर्धचालक। अर्धचालक की यदि हम उदाहरण पे बात करें भैया, तो अर्धचालक के उदाहरण कौन है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ठीक है, टिन, कार्बन, ये सब अर्धचालक होते हैं। परंतु याद रखना एक बात और थोड़ी डीपली ले चलते हैं, कि भैया ये तो अर्धचालक हैं और इनके अलावा भी होते हैं अर्धचालक, जो कंपाउंड रूप में होते हैं, यौगिक के रूप में होते हैं। यौगिक कौन से पदार्थ होते हैं, यौगिक वो पदार्थ होते हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें तो हम यौगिक कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। तो ऐसे भी अर्धचालक होते हैं। ऐसे अर्धचालकों के 2-3 के हम नाम बता देते हैं आपके लिए, जैसे गैलियम, आर्सेनिक, फास्फोरस, ये पूरा है, ठीक है, और भी ये काफी, गैलियम, आर्सेनिक है, इस प्रकार के ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर कहलाते हैं।
कंपाउंड अर्धचालक कहलाते हैं। इनके अलावा ये सब कैसे, इनके अंदर कार्बन नहीं है तो ये अकार्बनिक अर्धचालक हैं। इसके अलावा कुछ भाई साहब कार्बनिक अर्धचालक भी होते हैं। कार्बनिक अर्धचालक कौन से होते हैं? कार्बनिक अर्धचालक मेरे बेटे वो अर्धचालक होते हैं, मैं आपके लिए बताऊं कौन से, जैसे आप लोगों ने सुना होगा एंथ्रासीन, एंथ्रासीन है आपका, एंथ्रासीन ये भी अर्धचालक है, परंतु कैसा है, कार्बनिक अर्धचालक है। ये 90 के बाद 1990 के बाद इन्हें बनना स्टार्ट हुआ था, समझ में आई। एंथ्रासीन है, और एंथ्रासीन के अलावा और मैं आपके लिए बताऊं पॉलीपाइरोल है, ठीक है, पॉलीपाइरोल है, ये सब इस टाइप के भी हैं कुछ, ठीक है। चलो उस बात पर हम ज्यादा डीपली नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमें बस ये बताना जरूरी था कि अर्धचालक केवल तत्व भी होते हैं, और भैया आप जानते हैं कि कंपाउंड रूप में भी होते हैं और कार्बनिक रूप में भी होते हैं, ठीक है। चलो, और एक बात और बताऊं, क्योंकि सबसे फेमस जो है दो अर्धचालक हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन। और जर्मेनियम और सिलिकॉन में भी याद रखना भैया कि ये जो है सिलिकॉन, इसका हम ज्यादा यूज करते हैं, सिलिकॉन का ज्यादा यूज करते हैं। क्यों करते हैं भाई ज्यादा यूज? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन होल दोनों के अंदर भी होते हैं, जर्मेनियम के अंदर भी होते हैं, सिलिकॉन के भी अंदर होते हैं, परंतु सिलिकॉन के अंदर जो होते हैं वो तेजी से चलते हैं, ये ध्यान रखना आप। तेजी से चलने का मतलब एक यहाँ फैक्टर आता है गतिशीलता, मोबिलिटी की जैसे कहते हैं, मोबिलिटी हिंदी में कहते हैं गतिशीलता। इनकी इलेक्ट्रॉन की जो गतिशीलता जर्मेनियम सिलिकॉन के अंदर देखेंगे तो जर्मेनियम से ज्यादा होगी, समझ में आई। और विद्युतक्रम संतरफ धारा जो होती है वो भी इसकी कम होती है, तो इसलिए हम किसका यूज करते हैं भैया, सिलिकॉन का ज्यादा यूज करते हैं। इसलिए तो आपने देखा चिप वगैरह सिलिकॉन की बनती है, चाहे तो जर्मेनियम की बन सकती है, बात समझ में आ रही है बात। चलो इस बात में यहीं बंद करते हैं। अब अगली बात क्या कहते हैं हम तुम्हारे लिए, हम बात करते हैं शुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक वो होती है जिनमें कोई अशुद्धि ना मिली हो, जैसे प्योर जर्मेनियम ले लें, प्योर सिलिकॉन ले लें, तो वो सब क्या होते हैं शुद्ध। जो हम जो बात कर रहे हैं निज या शुद्ध अर्धचालक में जो बात कर रहे हैं, इधर देखिए आप लोग, निज या शुद्ध अर्धचालक ये टॉपिक है हमारा। अब इसे लिखेंगे तो ज्यादा समय, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए मेरी बात समझ जाओ। निज या शुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं, कोई पूछने लगे, वो अर्धचालक जिनमें अशुद्धि ना मिली हो निज या शुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे प्योर जर्मेनियम है, प्योर सिलिकॉन है, ये सब होते हैं। और इनके अंदर याद रखना, जैसे हम जर्मेनियम के बारे में बात करें तो जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक आप लोगों को पता होगा 32 होता है। जब 32 होता है तो और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए तो क्या होगी, 2 8 18 4, मतलब बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके बाह्य कोश में? 4। सिलिकॉन के बाह्य कोश में 4 होंगे, समझ भाई। तो एक बात ध्यान रखना, इसकी बाह्य कोश में ये 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, तो और यहाँ कौन होती है, सबसे पहले नाभिक, उसके बाद पहली कक्षा पे, दूसरी कक्षा पे, तीसरी कक्षा पे, चौथी कक्षा, मतलब इस तरह से। तो यहाँ पर यदि हम जर्मेनियम पे, इसमें जर्मेनियम पे थोड़ी सी हम बात कर लें मेरे भाई, शुद्ध जर्मेनियम पर बात कर रहे हैं, तो ये क्या होती है, नाभिक, भैया नाभिक होगी, पहली कक्षा आ गई, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, ये सब मिलके नाभिक पर धनावेश होता है और इन सब पे क्या होता है, ऋणावेश। ये मिलके ये धन कोण बना देते हैं। धन कोण का मतलब ये 2 8 और 18 ये धारा को प्रभावित नहीं करते हैं, ये तो सब नाभिक के साथ जुड़ के और एक हार्ड कोर बना लेते हैं, दृढ़ कोर बना लेते हैं। केवल इसकी बाह्य कोश के ये 4 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया, ये करंट को प्रभावित करते हैं, केवल 4 इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के। अब बात क्या आती है, एक कंडीशन आती है परम शून्य ताप। आप लोगों ने सुना होगा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, परम शून्य ताप। कितना होता है परम शून्य ताप? 0 केल्विन। ये जो ताप है ये सबसे कम ताप है, इससे नीचे ताप नहीं मिल सकता। इसलिए आप याद रखना कभी भी कि माइनस का 273 के नहीं मिल सकता, आपको लिखा हुआ सेल्सियस मिल सकता है, समझ में आ रही बात। क्योंकि के क्यों नहीं हो सकता, माइनस में टेम्परेचर केल्विन में नहीं मेजर होते हैं, केल्विन पैमाने पर माइनस का कोई रोल नहीं है, क्योंकि सबसे कम मान कौन सा होता है, 0 होता है। तो एक बात और ध्यान रखना, परम शून्य ताप पर क्या होता है मेरे बेटे, परम शून्य ताप पर जो ये अर्धचालक के 4 जो इलेक्ट्रॉन थे उनकी स्ट्रक्चर इस प्रकार की हो जाती है। कैसी हो जाती है, कब, परम शून्य ताप पर। परम शून्य ताप पर ये जर्मेनियम है, मैं छोटा सा बना देता हूँ, इसकी हार्ड कोर है और ये 4 इलेक्ट्रॉन है, ये पड़ोसी जर्मेनियम परमाणु है इसका,
इसके चारों तरफ होंगे ना। ये जर्मेनियम परमाणु है, ये हार्ड कोर बना रखी है इसने, ये 4 इलेक्ट्रॉन है। ये हार्ड कोर बना रखी है। ऐसे यहाँ पर समय के कम समय के कारण मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, आप लोग आराम से वीडियो देखना और समझना, ठीक है। परंतु परम शून्य ताप पे क्या हो जाते हैं, ये सब के सब बॉन्ड बना लेते हैं भैया। ये भी बना रहे होंगे, ये अपने आगे से बना रहे होंगे, यदि संख्या तो परमाणुओं की लाखों में होती है, ये औरों से बना रहे होंगे। तो कहने का मतलब अब इसके अंदर जो बेचारे 4 मुक्त इलेक्ट्रॉन थे वो भी ना बचे। जब भैया मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं बचे तो क्या होता है, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं बचे तो ये किसकी तरह काम करेगा, अर्धचालक की तरह। तो याद रखना, एक लाइन ये याद रखना कि शुद्ध अर्धचालक, सभी अर्धचालक नहीं, शुद्ध अर्धचालक परम शून्य ताप पर किसका काम करते हैं, अचालक का करते हैं। ये लाइन बिल्कुल याद रखना, किसका काम करते हैं, अचालक का, मतलब इंसुलेटर का। याद रखना कहां करते हैं, परम शून्य ताप पर। और परम शून्य ताप क्या होता है, 0 के। ये बात याद रखना, ठीक है, नोटेड बात है ये। अब बात क्या आती है, अब बात ये आती है कि इसका मतलब तो इसमें धारा बहनी बंद हो जाएगी। जब धारा बहनी बंद हो जाएगी तो फिर काम तो खराब हो गया, हमारा तो उद्देश्य धारा बढ़ाना। तो हम इसमें अशुद्धि मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, अशुद्धि, क्योंकि जब धारा बहनी बंद हो गई तो चालकता क्या हो गई, 0 हो गई। तो हमारा उद्देश्य क्या है, चालकता को बढ़ाना। तो चालकता को बढ़ाने के लिए हम अशुद्धि मिला देते हैं। याद रखना आप, अशुद्धि 2 प्रकार की मिलाते हैं। कौन सी, क्योंकि चौथे ग्रुप के तो ये होते ही हैं जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं। चौथे ग्रुप का मतलब जिनकी वैलेंसी 4 होती है, जिसके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 संयोजकता वाले जो तत्व होते हैं, ऐसा कह दो आप। तो इनमें क्या हो रहा है साहब, इनमें जो अशुद्धि मिलाते हैं या तो हम थर्ड ग्रुप की मिलाते हैं, या मॉडर्न तरीके से कहते हैं 13वें ग्रुप की मिलाते हैं, या सब 5वें के, कोई 4 के आसपास की यही तो है भाई। और हम मिला नहीं सकते, उनके साइज अलग होंगे, प्रॉपर्टी अलग होंगे, तो हम कौन से ग्रुप के मिलाते हैं, तीसरे या 5वें। बात समझ में आई बात, मतलब ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट, ठीक है। फिर संयोजी या पंच संयोजी इनमें तत्व मिलाते हैं। तो याद रखना, जब प्योर सेमीकंडक्टर में, किसमें, प्योर सेमीकंडक्टर में, शुद्ध अर्धचालक में क्या मिलाते हैं हम, 5वें ग्रुप के। 5वें ग्रुप का मतलब मॉडर्न तरीके से 15वां ग्रुप। 5वें ग्रुप का मतलब मैं बता दूं, ऐसे लिखो, पेंटावेलेंट मतलब पंच संयोजी, पंच संयोजी मतलब जिसकी संयोजकता कितनी होती है, 5। पंच संयोजी तत्व जब हम मिलाते हैं तो हमारी जो अर्धचालक मिलने के बाद जो नई चीज बन जाती है उसका नाम होता है एन टाइप अर्धचालक। क्या हो जाता है, एन टाइप अर्धचालक। और जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में या शुद्ध अर्धचालक, हिंदी में लिख देते हैं, चलो एक तरफ, शुद्ध अर्धचालक में अब कौन सी मिला दें हम, अब इसमें हम तीसरे ग्रुप अर्थात ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट मतलब त्रिसंयोजी, त्रिसंयोजी मतलब जिसकी बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उन तत्वों को यदि हम मिला दें तो मिलने के बाद हमारे पास जो बन जाते हैं पी टाइप अर्धचालक बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं, पी टाइप अर्धचालक, ठीक है। कहने का मतलब बाह्य अर्धचालक कौन से होंगे, बाह्य अर्धचालक जिनमें अशुद्धि मिली होगी। और अशुद्धि किन की मिली होगी, या तो पंच संयोजी तत्वों की मिली होगी या त्रिसंयोजी तत्वों की मिली होगी। बात क्लियर है, बात खत्म, ठीक है। और याद रखना एक शब्द आता है इसमें, डोपिंग। डोपिंग क्या होती है, डोपिंग आप मिश्रण कहते हैं इसे। तो डोपिंग क्या होती है, आपने देखा कि शुद्ध अर्धचालकों में आप अशुद्धि मिला रहे हैं, और क्यों मिला रहे हो अशुद्धि, कि उनकी चालकता बढ़ जाए। तो अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया है, मतलब आपने अशुद्धि तो मिलाई, चाहे 5वें तत्व की मिलाई या तीसरे की मिलाई, त्रिसंयोजी की मिलाई या पंच संयोजी की मिलाई, अशुद्धि तो मिलाई। ये अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रोसेस का जो नाम होता है वो होता है डोपिंग। क्या होता है, डोपिंग, ठीक। तो डोपिंग के बारे में भी ध्यान रखना, नोट करना अपनी डायरी में। अब हम बात क्या करते हैं, अब हम बात करते हैं साहब कि एन टाइप अर्धचालक में कौन कौन सी 3 चीजें होती हैं।
एन टाइप अर्धचालक में तीन चीजें होती हैं भाई। एक तो आचलनशील आयन होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? यहाँ बहुसंख्यक। बहुसंख्या मतलब ज्यादा संख्या में, मेजोरिटी चार्ज कैरियर, बहुसंख्यक। और यहाँ पे अल्पसंख्यक कौन होते हैं? अल्पसंख्यक मतलब कम संख्या में कौन होते हैं? होल होते हैं। ये तीन चीजें होती हैं। और याद रखना, आचलनशील कौन से होते हैं? आचलनशील इसमें धन आयन होते हैं। क्या होते हैं? धन आयन। और एक बात और बताते हैं, हम धन आयन को इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव आयन। एन टाइप क्यों कहा इसे? एन टाइप इसलिए कहा कि इसमें याद रखना, किसी भी अर्धचालक में जो वैद्युत धारा प्रवाहित करने में जो अहम रोल होता है बेटा, वो अहम रोल होता है बहुसंख्यक आवेश वाहक का। इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन है? इलेक्ट्रॉन। और अल्पसंख्यक कौन है? होल। तो ज्यादा संख्या में कौन है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर किसका चिन्ह होता है? माइनस का। तो इसलिए हम क्या कह देते हैं उसे? एन टाइप अर्धचालक। बात समझ में आई बात? ऐसे ही यदि हम पी टाइप अर्धचालक के बारे में बात करें, और हाँ पी टाइप, तो पी टाइप में कौन होंगे? आचलनशील इनमूवेबल ऋणायन होते हैं। ठीक है। और कौन होते हैं? बहुसंख्यक कौन होते हैं इसमें? होल। बहुसंख्यक होल होते हैं। ये आवेश वाहक हैं, आवेश को चलाते हैं। जबकि ये आयन अपनी जगह से नहीं चलते हैं, तो आचलनशील लिख रहे हैं। और दूसरे कौन होते हैं बेटा? अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक कौन होते हैं? अल्पसंख्यक इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आप लोगों को पता है होल कैसे होते हैं भैया? पॉजिटिव होते हैं। इसलिए इसका नाम क्या लिखते हैं? पी टाइप। इसमें मेन रोल धारा प्रवाहित करने में किनका होता है? होल का होता है। परंतु एक बात मैं आपको बता दूं, चाहे एन टाइप अर्धचालक है चाहे वो पी टाइप अर्धचालक है, टोटल आवेश जो होगा उन पे जीरो होगा। तो इसलिए ये टोटल यदि हम बात करें तो उदासीन होते हैं। टोटल ये भी उदासीन होते हैं। समझ में आई बात? अब तुम्हारे मन में आई साहब होल ज्यादा है, इसमें तो प्लस ज्यादा होना चाहिए। नहीं भाई, प्लस ज्यादा था, परंतु बेटा ये ऋणायन और ये ऋणायन जब दोनों मिल जाएंगे तो ये होल के जितना पॉजिटिव आवेश है उसके बराबर हो जाएंगे। और एक बात और बताएं, ये आप लोगों ने ये बात समझ ली कि साहब इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इसमें होल कम होते हैं, इसमें होल ज्यादा होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। तो शुद्ध अर्धचालकों में क्या होता है? याद रखना, शुद्ध अर्धचालकों में होलों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के क्या होती है? बराबर होती है। समझ में आई बात? जैसे यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? एन ई मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है बेटा? ज्यादा है। किन से? NH, नंबर ऑफ होल से। और यहाँ पे क्या चीज है? यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे NH की वैल्यू ज्यादा है, किससे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। बस है। परंतु Ne मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर किस में होती है? नंबर ऑफ होल में। कहां पर? शुद्ध अर्धचालक में, जिन्हें अभी बात करी थी शुद्ध अर्धचालक, अभी पीछे बात करी थी ना हमने। और शुद्ध अर्धचालक में एक बात और भी आपने सुनी थी। क्या बात सुनी थी भैया? कि उनमें परम शून्य ताप पर किसका काम करते हैं? वो अचालक का काम करते हैं। ठीक है। एक बात और बता देता हूं मैं जरा, बहुत बेसिक बात है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। वो क्वेश्चन क्या है मेरे बेटे? एक याद रखना, जब हम ताप को बढ़ाते हैं, ताप को बढ़ाते हैं, ताप को बढ़ाते हैं, तो याद रखना जितनी भी धातु होती है, धातु, धातु का मतलब चालक जो होते हैं, चालक, ठीक है, चालक की चालकता घटती है। ताप बढ़ाने पर चालकता क्या होती है? घटती है। और चालकता घट रही है, चालकता का उल्टा कौन होता है? प्रतिरोध। प्रतिरोध या प्रतिरोधकता वो क्या होगी? बढ़ेगी। और जितनी चालकता घटेगी उतना प्रतिरोध बढ़ेगा, और प्रतिरोध जितना बढ़ेगा उतनी धारा परेशान हो जाएगी। याद रखना। तो ताप बढ़ाने पर चालकों में चालकता घटती है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं प्रतिरोध बढ़ता है। परंतु साहब ताप को बढ़ाने पर यदि हम अर्धचालक में बात करें तो अर्धचालक में उल्टा होता है। क्या होता है उल्टा? कि इसमें चालकता बढ़ती है। जितना गर्म होएगा उतना ही भैया इसमें करंट आसानी से बहेगी। और प्रतिरोध क्या होएगा? प्रतिरोध कम होगा। प्रतिरोध क्या होएगा? कम होगा। और एक बात और बता दें, कभी कभी एक फार्मूले के रूप में भी आ जाता है।
यहाँ पे क्या बनेगा फार्मूला ताप के साथ, RT बराबर R01 प्लस N30। क्यों? क्योंकि ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ रहा है, और इसके लिए फार्मूला क्या बन जाएगा, RT बराबर R01 माइनस N30। हाँ, ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम होएगा, और प्रतिरोध कम होगा चालकता बढ़ेगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चालक और अर्धचालक के बारे में बात है, चाहे वो N टाइप है P टाइप, उससे मतलब नहीं है, आज पूरे कंबाइन अर्धचालक के बारे में बात कर रहे हैं। और याद रखना, जितने भी ये सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, इनमें जो हम तारों का यूज करते हैं, वो कौन से तारों का यूज करते हैं, वो हम धातु के तार नहीं लेते हैं, कॉपर के तार नहीं लेते हैं, या साहब और भी किसी धातु के तार नहीं लेते हैं, बल्कि किसके तार लेते हैं, हम अर्धचालक के। क्यों? क्योंकि वो जैसे ऊपर जाएंगे तो घर्षण वगैरह के कारण उनका ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा तो लगातार उनकी चालकता बढ़ेगी, प्रतिरोध कम होगा और धारा आसानी से रहेगी। ठीक है, यदि धातु के ले लेंगे तो लफड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि चालकता उनकी कम होगी, और जब चालकता कम होगी तो उनमें प्रतिरोध बढ़ जाएगा और वो स्विच ऑफ भी हो सकते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ गए होंगे, क्योंकि समय बहुत बड़ी वीडियो नहीं करने का है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बात बता रहा हूँ। अब एक दूसरी बात आती है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है साहब, वो है आपका पीएन संधि। मैं बहुत जल्दी पीएन संधि पे आ गया। पीएन संधि में क्या होता है, इसे पीएन संधि और पीएन संधि डायोड भी कह देते हैं। पहले डायोड वाल्व चलते थे, ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाता है, पीएन संधि। क्या होती है पीएन संधि? पीएन संधि ये होती है जब पी टाइप अर्धचालक और एक एन टाइप अर्धचालक हम लेते हैं, और आपस में एक विशेष प्रक्रम द्वारा कई प्रोसेस है, उनसे आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो एक पीएन संधि बन जाती है। और याद रखना, जब ये पीएन संधि बनती है तो इसमें ज्यादा संख्या में कौन होते हैं, होल। इसमें ज्यादा संख्या में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो ये कमरे के ताप पर इसके इलेक्ट्रॉन, और ये जो बीच में बन जाती है, इसी का नाम क्या होता है, संधि। तो इसके इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं कूद के, और इसके होल इधर जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन प्लस का होता है, होल माइनस का होता है, तो वो एक दूसरे को कंबाइन हो जाते हैं, और कंबाइन होकर क्या हो जाते हैं, इस पीएन जंक्शन के अंदर एक यहाँ पे एक परत बना लेते हैं, और लगातार कमरे के ताप पर इस परत की चौड़ाई क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। और कब तक बढ़ती है, जब तक ये 10 की पावर -6 मीटर की ना हो जाए। 10 की पावर -6 मीटर को 1 माइक्रोमीटर भी कहते हैं। 1 माइक्रोमीटर की हो जाती है तो कमरे के ताप पर इसके इलेक्ट्रॉन इधर आने बंद हो जाते हैं, और इसके होल इधर आने बंद हो जाते हैं। ठीक है, जब इसके होल इधर जाने बंद हो गए, इलेक्ट्रॉन जाने बंद हो गए, तब इसका फिर इसमें धारा प्रवाह क्या हो जाता है, कमरे के ताप पर रुक जाता है। ठीक है, अब कमरे के ताप पर जब इसका धारा प्रवाह क्या हो गया, रुक गया, तो हम क्या करते हैं, फिर हम ये काम करते हैं कि इसके इधर उधर एक बैटरी लगाते हैं। अब बैटरी हम ऐसे भी जोड़ सकती हैं भाई, ये P है ये N है, और बैटरी क्या करती है, ऐसे भी जोड़ सकती हैं भैया, कि इधर माइनस ले लिया, इधर प्लस ले लिया। बताओ, P की तरफ माइनस ले लिया, N की तरफ प्लस ले लिया, तो भी हम बैटरी जोड़ सकते हैं। और बैटरी के नीचे ही कंडीशन में, दोनों कंडीशन में हम बैटरी जोड़ सकते हैं। पर याद रखना मेरे बेटे, क्या बात ध्यान रखनी है, बात ये ध्यान रखनी है कि जब P पॉजिटिव से जुड़ा हो, N नेगेटिव से जुड़ा हो, तो ये जो कहलाता है, ये अग्र अभिनति में कहलाता है। क्या कहलाता है, अग्र अभिनति में। कौन सी स्थिति में, अग्र अभिनति। और ये किस में कहलाता है, उत्क्रम अभिनति में। और अभिनति क्या चीज है, अभिनति पता है, अभिनति है, ये अभिनति क्या चीज है, बाहर से वोल्टेज लगाने की जो प्रक्रिया है। और वोल्टेज किससे लगाते हैं हम, यहाँ पे डीसी वोल्टेज लगाते हैं, किससे लगाते हैं, बैटरी या सेल से। बैटरी या सेल लगाने की प्रक्रिया अभिनति कहलाती है। अग्र अभिनति कब होती है, जब P पॉजिटिव से N नेगेटिव से जोड़ते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, अभी मैंने एक बात बताई, यहाँ पे वापिस आइए, मैंने ये बताई थी कि इसके इलेक्ट्रॉन इधर जाकर नष्ट हो गए होल से मिलकर, इसके होल इधर जाकर नष्ट हो गए, तो इधर होल कैसे है, धनावेश, इधर कैसे आवेश की कमी आई, धनावेश की। जिधर धनावेश की कमी आएगी भैया, उधर कैसा आवेश आ जाएगा, माइनस का। और जिधर इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश की कमी आई, इलेक्ट्रॉन इसके खत्म हो गए, तो उधर धनावेश। तो अवच्छय परत के, इसे क्या कहते हैं, इसे अवच्छय परत कहते हैं। अवच्छय क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ना इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और ना होल है, दोनों का अवच्छय हो गया। अवच्छय का मतलब नष्ट हो गए, दोनों डिप्लीट हो गए। तो इसलिए ये जो परत है, इस परत का नाम क्या होता है, अवच्छय परत होता है। क्या होता है बेटा, अवच्छय परत। ठीक है,
और याद रखना अवच्छय परत में ना इलेक्ट्रॉन होते हैं और ना ही होल होते हैं। बात समझ आई? होते हैं तो केवल आयन होते हैं, इधर ऋण आयन होते हैं, इधर धन आयन होते हैं। बात समझ आई? तो जब दुनिया में एक तरफ प्लस का आवेश आ जाए किसी चीज पे, एक तरफ माइनस की, तो हम विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो और एक यहाँ पे एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है और इस विभवांतर को हम कहते हैं प्राचीर विभव, बैरियर पोटेंशियल, इंग्लिश में कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। और इसके कारण एक वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है, उसे आंतरिक वैद्युत क्षेत्र या प्राचीर क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फील्ड, बैरियर फील्ड कहते हैं भैया इसे। और बैरियर फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है पता है? हमेशा डायरेक्शन प्लस से कहाँ होती है? माइनस की हो। तो इसके अंदर जो बैरियर फील्ड होती है, यहाँ पे मैं बना के दिखा रहा हूँ, ऐसे होती है बैरियर फील्ड की डायरेक्शन की होती है। बात समझ में आई? अब चूंकि मैंने एक बात बताई कि जब ये डिप्लेशन 10⁻⁶ की हो जाती है, धारा बहनी इसमें बंद हो जाती है, तो हम इसमें बैटरी लगा देते हैं। बैटरी लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अविनति कहते हैं। चूंकि बैटरी दो तरह से लगाई जा सकती है, इधर प्लस रख के या इधर प्लस रख के। तो भैया अविनति भी दो प्रकार की हो गई, एक अगर अविनति, एक उत्क्रमणावृत्ति। तो याद रखना अगर अविनति में क्या होता है? अगर अविनति में अवच्छय परत की चौड़ाई घट जाती है। तो हमसे पूछे भाई क्यों घटेगी? क्योंकि बाहर से वैद्युत क्षेत्र लगा रहे हैं, उसकी दिशा वही है, और जो इसके अंदर आंतरिक वैद्युत क्षेत्र जो हो रहा है, किसके अंदर आंतरिक वैद्युत क्षेत्र है? इसके अवच्छय परत के अंदर जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र है, जिसे प्राचीर क्षेत्र कह रहे हैं आप, उसका मान एक दूसरे क्या हो जाता है भाई? उसका प्राचीर क्षेत्र का मान या आंतरिक वैद्युत क्षेत्र का मान बाहर से जो बैटरी लगाई है उसके विपरीत है। तो जैसे जैसे अग्र वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे वैसे ही अवच्छय परत की चौड़ाई कम होती रहेगी, और जब अवच्छय परत की चौड़ाई कम होती रहेगी धारा आसानी से बहती रहेगी। तो लगातार यहाँ पे धारा बहती रहती है। यदि यहाँ पे हम ग्राफ खींचे तो इस तरह का ग्राफ आता है, किसमें? BF मतलब फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट में, इस तरह का आता है। और यदि हम बात करें किसकी? इसमें, तो इसमें उल्टा होता है मेरे भाई। इसमें अवच्छय परत की भी दिशा वही हो गई और इसकी दिशा भी वही हो गई। जब दोनों की दिशा सेम हो जाती है तो क्या होता है? जैसा जैसा उत्क्रम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो अवच्छय परत की चौड़ाई और बढ़ने लगती है, परंतु याद रखना ये लिमिट तक बढ़ती है, उसके बाद टूट जाती है। और जब टूट जाती है तो उसी को हम क्या कहते हैं? भंजन कहते हैं। भंजन, एक शब्द नया नाम सुन रहे हैं, भंजन, ब्रेकडाउन इंग्लिश में कहते हैं। और ये भी दो प्रकार के होते हैं, एवलांच ब्रेकडाउन, एवलांच भंजन और जेनर भंजन। ठीक है, इस पर बाद में बात करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। आपसे कोई, अच्छा, पीएन संधि जो है, पीएन संधि ये डायोड वाल्व की भांति कार्य करती है। डायोड वाल्व होते थे पहले जो पीएन संधि की जगह लगते थे, बहुत पहले कभी होते थे, ये समझ में आई? तो डायोड वाल्व की काम करते थे, इसलिए पीएन संधि डायोड कह दिया इनके लिए हमने। अब बात क्या करते हैं? कोई आपसे पूछने लगा भाई पीएन संधि डायोड का यूज क्या है, तो मेन जो यूज है इसका, मेन यूज वो डिस्ट कार्य के रूप में होता है। वैसे तो इसके द्वारा एलईडी वगैरह सब बहुत चीजें बनती है, परंतु इसका मेन जो यूज है डिस्ट कार्य, इंग्लिश में कहते हैं इसे रेक्टिफायर। क्या होता है रेक्टिफायर? जो एसी को किस में बदल दे? डीसी में बदल। एसी जानते हो, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा को डीसी में बदल दे। डीसी में कौन सी होती है? बैटरी सेल से मिलती है, उसमें बदल दे, बदलती है, यस बदलती है, एसी को डीसी में बदलती है। क्या कहलाता है? डिस्टकारी। और डिस्टकारी दो प्रकार के होते हैं भाई एसी इस तरह से चलती है और यहाँ पे प्योर डीसी नहीं मिलती है। कैसी मिलती है? अशुद्ध। तो डीसी इस तरह से होती है, एक ही साइड में चलती है। तो दो तरह के होते हैं। क्या होते हैं? एसी आपने दी, ये मान लिया हमने ब्लॉक डायग्राम बना दिया इसका, यहां से हमने एसी दी, तो दो तरह के होते हैं भाई ये। और यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा, ये इधर इनपुट है, ये दिया हमने एसी, और इधर डीसी मिल गई। डीसी इस तरह की भी मिलती है हमें। ये कौन सी डीसी कहलाती है? ये कहलाती है हाफ वेव रेक्टिफायर द्वारा प्राप्त। ये हाफ वेव रेक्टिफायर से मिलती है। मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है? आयतरण डिस्टकारी। आयतरण डिस्टकारी से क्या होती है? एसी, आधी एसी डीसी में बदलती है, पूरी नहीं बदलती है। और यदि यहाँ पर हमने हाफ वेव रेक्टिफायर की जगह यदि यहाँ पे हमने साहब फुल वेव रेक्टिफायर लगा दिया, पूर्ण डिस्टकारी लगा दिया, तो भाई साहब क्या होगा पता है? ये आपने दी तो यहाँ पे इस तरह से आएगा, यहाँ पे आउटपुट में जो निकल के आएगी यहाँ पे इस तरह से। समझ में आई?
तो दो तरह के डिस्टकारी हो गए, हल तरंग डिस्टकारी, पूल तरंग डिस्टकारी। जो एसी की आधी तरंग को डीसी में बदले वो हल तरंग डिस्टकारी, और जो पूरी में बदल दे वो पूल तरंग डिस्टकारी। ठीक है, बात यहीं खत्म करते हैं और आगे बात करते हैं अब हम लोग हल्की सी बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, तो पहले हम बात करते हैं इसका मेन जो एप्लीकेशन है एलईडी। ठीक है, एलईडी का पूरा नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, लाइट एमिटिंग, ये लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड होता है, और अगर नवीनति में से जब वोल्टेज दिया जाता है तो इससे प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। प्रकाश का मतलब यहाँ होता है विकिरण से, मतलब तीनों तरह की हमें तरंगें मिलती हैं। विकिरण में तीनों तरह की आ जाती हैं, अवरक्त भी आ जाती हैं, और कौन सी आ जाती हैं, दृश्य भाग भी आ जाता है। ये जब विद्युत चुम्बकीय तरंग वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। और क्या आ जाता है, परावैगनी भाग भी आ जाता है। ये तीनों तरह के विकिरण को दे सकते हैं। बात समझ में आ रही बात, कब, जब इसे अग्रविनति में वोल्टेज दिया जाता है। और याद रखना एलईडी क्या काम करती है, यदि नॉर्मल भाषा में हम बताएं तो ये कह सकते हैं हम लोग कि विद्युत शक्ति को, विद्युत ऊर्जा को किसमें, विकिरण में परिवर्तित करती है। ठीक है, कुछ एलईडी प्रकाश में, जो दृश्य वाली एलईडी होती है वो प्रकाश में करती है, अवरक्त वाली एक विकिरण देती है, जैसे आपने टीवी के रिमोट में देखा है। ठीक है, तो लाइट इमिटिंग डायोड के बारे में समझ में आ गई, और ये अग्रविनति में काम करता है जब इसे धारा दी जाती है। एक और विशेष इसकी चीज रह गई जिसका नाम था जेनर डायोड। ये एक बात हो गई। दूसरी बात समझिए आप, एक शब्द है जेनर, ये इसका सिंबल है। कभी इसका सिंबल आप देखें तो इस तरह से बनने होगा, ये सिंबल है इसका। ठीक है, यदि हम बात करें जेनर डायोड की तो ये जेनर डायोड का सिंबल है। और जेनर डायोड की एक बहुत बड़ी विशेषता है भाई, बहुत बड़ी विशेषता क्या है, ये जेनर डायोड का सिंबल है। जेनर डायोड क्या होता है, जेनर डायोड के अंदर सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये उत्क्रम विनति में बात करता है, उत्क्रम विनति में। और कब बात करता है, जब भंजन हो जाता है, डिप्लेशन लेयर टूट जाती है, तब ये काम करता है। और इसका सबसे ज्यादा अच्छा उपयोग क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में। वोल्टेज रेगुलेटर, रेगुलेटर क्या होता है, रेगुलेटर, जैसे नॉर्मल भाषा में स्टेबलाइजर कह देते हैं आप लोग, उसके रूप में इसका यूज होता है। कहीं वोल्टेज कम बढ़ती हो रहा है तो जेनर डायोड के द्वारा हम क्या बना सकते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर बना सकते हैं, जिसे विभव नियामक भी कहते हैं। बात समझ में आई, ये जेनर डायोड का यूज होता है। और ये कौन सी स्थिति में काम करता है, उत्क्रम विनति में काम करता है, एलईडी अग्रविनति में काम करती है। और बता देते हैं, एक और आता है इसमें यूज, एक आता है तुम्हारे लिए साहब सोलर सेल। भैया ध्यान रखना, जितने भी सैटेलाइट जो भेजे जाते हैं उनमें सब में सोलर सेल ही लगाए जाते हैं। उनमें सोलर सेल से ही उनके लिए क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, मैक्सिमम ऊर्जा। तो सोलर सेल क्या होती है, सोलर सेल ये होते हैं कि जब इन पे सूर्य का प्रकाश गिरता है, किसका प्रकाश, सूर्य का, तो ये क्या काम करते हैं, इसका सिंबल इस तरह से बनाते हैं सोलर सेल का। तो क्या हो जाता है, इसके अंदर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने का मतलब आप समझ गए, धारा प्रवाहित होने लगेगी। और ये फोटो वोल्ट का जो सिद्धांत है, फोटो वोल्ट का सिद्धांत, प्रकाश डाला और विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया, उस पर ये कार्य करते हैं। ठीक है, तो हम इसी पे बात करते हैं यहीं तक। अब बात हम करते हैं ट्रांजिस्टर की। ट्रांजिस्टर की शॉर्ट में बात कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, इस तरह से। और ट्रांजिस्टर का शाब्दिक अर्थ मैं बताता हूं क्या होता है। ट्रांजिस्टर का शाब्दिक अर्थ होता है ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर। रेजिस्टर मतलब प्रतिरोध, रेजिस्टर। यदि इसमें से हम इतना भाग हटा दें भैया तो क्या बन जाएगा बताओ, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या काम करता है, ये प्रतिरोध को स्थानांतरित करता है। और कहां स्थानांतरित करता है, कम वोल्टेज से अधिक वोल्टेज में ये काम करता है। कौन, ट्रांजिस्टर। बात समझ में आई। एक बात और बता देते हैं, इन्हें किसने बनाया था, 3 वैज्ञानिक थे। एक का नाम ब्रिटेनियन था, एक का नाम सोकले था, एक का नाम बाल्डिन था। और 1956 में इनके लिए
मिला के संयुक्त रूप में तीनों को नोबेल प्राइज भी मिला था ट्रांजिस्टर बनाने के लिए। और याद रखना, चलो अब ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं, हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर क्या चीज है? ट्रांजिस्टर का यूज, जैसे वहां पे डायोड बाल्ब के बारे में सुनी थी, वहां पीएन जंक्शन काम करने लगा, ऐसे एक ट्रायोड बाल्ब होता था, उसकी जगह कौन काम करने लगा? ट्रांजिस्टर काम करने लगा। बात समझ में आई? और ट्रांजिस्टर कै प्रकार के होते हैं? ये ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या होता है? इसमें दो पी भागों के बीच में एक एन भाग को क्या कर देते हैं? मिला देते हैं, और ये जो बीच का जो भाग होता है पतला भाग, और ऐसा नहीं मिलाते, एक विशेष प्रक्रम द्वारा सैंडविच कर देते हैं। मतलब ऐसे कह देते हैं, जब दो पी अर्धचालकों के बीच एक पतले एन टाइप अर्धचालक को सैंडविच करा देते हैं, मतलब सैंडविच का मतलब एक विशेष प्रकार से इन्हें जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है? पीएनपी ट्रांजिस्टर बन जाता है। ऐसे यदि उल्टी बात करें, यदि हम इधर बात कर लें, दो एन के बीच में एक पी को सैंडविच करा दें तो एनपीएन ट्रांजिस्टर बन जाता है भाई। और ये ट्रांजिस्टर का इधर वाला जो भाग होता है इसे इमीटर, और इधर वाला जो भाग होता है मतलब लेफ्ट वाला इमीटर और राइट वाला कलेक्टर, और बीच का जो भाग कहलाता है बेस कहलाता है। ऐसे ये क्या बोला जाएगा? इमीटर। ई को क्या कहते हैं यहाँ पर? उत्सर्जक, इमीटर। और सी को क्या कहते हैं? संग्राहक, इंग्लिश में कलेक्टर। और बीच के भाग को बेस कहते हैं, बेस का मतलब आधार। ये इसके नाम होते हैं, किसके? ट्रांजिस्टर के। एक बात और बता देता हूं थोड़ा ट्रांजिस्टर के बारे में, सुनिए आप लोग। ट्रांजिस्टर में सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें ज्यादा होती है, और याद रखना इलेक्ट्रॉनों के चलने का जो प्रक्रम होता है, जैसे क्या कहते हैं हम? मोबिलिटी कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं, वो होलों के मुकाबले क्या होती है? ज्यादा होती है। जैसे ही हम यदि एनपीएन ट्रांजिस्टर से कोई हमारा लैपटॉप बनाए तो बटन दबाते ही ऑन हो जाएगा, बटन दबाते ही ऑफ हो जाएगा। तो इसलिए क्यों हो जाए? क्योंकि गतिशीलता ज्यादा है उसमें, किन में? इलेक्ट्रॉनों में। और इलेक्ट्रॉन ज्यादा किस में होते हैं? एनपीएन ट्रांजिस्टर में। ठीक है, जबकि पीएनपी में होल ज्यादा होते हैं, इसलिए हम ज्यादा यूज किसका करते हैं? एनपीएन ट्रांजिस्टर का करते हैं। ठीक है, एक बात और हम बता देते हैं, क्या बता देते हैं? कि इसके ये तीनों जो भाग हैं इनकी कुछ विशेषताएं भी हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जो बीच वाला भाग होता है जिसे हम आधार भाग कह रहे हैं, ये बेस है, जैसे आधार कह रहे हैं, ये सी है, जैसे कलेक्टर कह रहे हैं मतलब संग्राहक, और ये वाला भाग कौन सा है? उत्सर्जक। याद रखना, क्या बात याद रखनी है? इसकी विशेष बात बेटा ये याद रखनी है आप लोगों के लिए। क्या है वो विशेष बात? वो विशेष बात ये है कि इनमें सबसे ज्यादा जो अशुद्धि मिलाई जाती है वो इस वाले भाग में मिलाई जाती है। कौन से भाग में? उत्सर्जक वाले भाग में सबसे ज्यादा अशुद्धि मिलाई जाती है, और सबसे कम जो अशुद्धि मिलाई जाती है, सबसे कम वो एन वाले भाग में मिलाई जाती है, और इन दोनों के बीच में इस वाले भाग में मिलाई जाती है। याद रखना आप, उत्सर्जक भाग में सबसे ज्यादा अशुद्धि मिलाई जाती है, ज्यादा डोपिंग होती है, और सबसे कम कौन से वाले भाग में होती है? एन में, और बीच वाली इसमें। और याद रखना सबसे ज्यादा लंबाई मतलब मोटाई जो होती है, सबसे ज्यादा मोटाई वो कलेक्टर की होती है, संग्राहक की होती है। और उसके बाद किसका नंबर आता है? उत्सर्जक का आता है। और सबसे कम पतला कौन होता है बेचारा? वो कौन होता है? ये, इसका नाम जानते हैं आप? आधार। आधार सबसे पतला होता है। ठीक है, अब मैं एक बात और बता देता हूं, याद रखना आप, ट्रांजिस्टर का सबसे ज्यादा यूज जो किया जाता है वो एम्पलीफायर के रूप में किया जाता है। ये एक नंबर में कई बार आता है। सबसे ज्यादा मेन जो यूज करा जाता है एम्पलीफायर, और एम्पलीफायर को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रवर्धक। प्रवर्धक के रूप में किया जाता है सबसे ज्यादा। ठीक है, ये बात आप विशेष ध्यान रखना। ठीक है, वैसे तो ऐसा नहीं है, ट्रांजिस्टर के और भी बहुत यूज होते हैं। ऑक्सीलेटर के रूप में भी इसका यूज होता है, ट्रांसमीटर के रूप में भी इसका यूज होता है, परंतु मेन जो यूज होता है वो एम्पलीफायर के रूप में होता है।
और पीएन जंक्शन डायोड का किस में होता है? पीएन जंक्शन डायोड का डिस्चार्ज के रूप में होता है। बात समझ में आई? जेनर डायोड का वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में होता है। इन सब बातों को हमें बहुत विशेष ध्यान रखना है। मेरी आशा है कि इस टॉपिक से जितने भी आएंगे टॉपिक मतलब जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो 100% आपके लिए मिल जाएंगे। अब हम एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर के सिंबल की ओर बात करते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल इस तरह से बनता है। ये इमीटर है, ये कलेक्टर है और ये बेस है। ठीक है, इसमें एरो बाहर की ओर लगता है। और ध्यान रखना जब यदि हम बात करते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर की तो उसका सिंबल इस प्रकार बनता है। ठीक है, सिंबल को और आप विशेष ध्यान रखना। कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, दो सिंबल दिखा दिए जाते हैं और हमें कंफ्यूजन होता है कि कौन सा एनपीएन का है और कौन सा पीएनपी का है, तो याद रखना। ठीक है, एनपीएन में ये बाहर की ओर लग रहा होगा और पीएनपी में ये अंदर।